हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का सीटेट का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मैथ से वैसे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट लेकर के आता हूँ जो किसी भी प्रश्न को 10 सेकंड में धाराशायी कर दे। और यदि यहाँ तक वीडियो को देख ही लिए हैं तो अंत तक आप जरूर देखिए, क्योंकि आपको आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। एक बात और, यदि चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि सभी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है किसी आयताकार बक्से की आंतरिक आधार आपको दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कोई बक्सा है आयताकार, ठीक है, अर्थात इस तरह का कोई बॉक्स है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि जो इसका आधार है ना वो आपका 15 है, और यहाँ पर आपको इसकी ऊंचाई दी हुई है और उसकी यहाँ पर चौड़ाई दी हुई है और वहां पर आपको ऊंचाई दी हुई है। तो इसमें कह रहा है कि इस बक्से में छोटे आकार के, जिसका साइज भी आपको दिया हुआ है, कह रहा है कितने बॉक्स आएंगे इस छोटे आकार के, जिसका आकार कितना है आपका, 5/2 साइज का है, ठीक है। तो इसका 5/2 साइज का जो घन है वो इसमें कितने घन पैक हो सकते हैं, यहाँ पर ये बात पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इसके आयतन में यदि इसके आयतन से भाग दे दिया जाए तो आसानी से पता चल जाएगा कि ऐसे बॉक्स इसमें कितने आएंगे। तो इसका आयतन निकालने के लिए आपको करना क्या है, इसको पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 25/2 हो जाएगा। उस तरह से इसको कीजिएगा तो ये 15/2 आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 5/2 आ जाएगा। अर्थात संख्या निकालनी है कि छोटे बॉक्स की संख्या, छोटे बॉक्स की संख्या, तो क्या हो जाएगा, जो बड़ा बॉक्स है उसका आयतन, इसका आयतन क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा। तो लंबाई कितना आपका 15 है, चौड़ाई कितना है 25/2 आपका 2 हो गया, ठीक है। और ऊंचाई आपका कितना है, आपका 15/2 हो जाएगा, ठीक है। बटा के जो छोटा वाला घन है इसका आयतन, तो इसका कितना हो जाएगा, वर्ग क्यूब घन है ना, तो 5/2 का क्यूब करना पड़ेगा, अर्थात 5 गुणा 5/2 गुणा 2 कर देना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे कीजिएगा, पहली गुणा चौथी, दूसरी गुणा तीसरी आपको कर देना है। यहां से आप कीजिएगा पहली गुणा चौथी, अर्थात ये 15 गुणा 25 गुणा 15 गुना यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 गुना 2 गुना 2, और बटा में क्या हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना, ये 5 3 बार है ना, तो 5 गुना हो जाएगा 3 बार, ठीक है। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल करा दीजिए, उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए 2 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, और 1 5 से आपका 15 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, ये 3 दूना के 6 और 15 छक्का 90 हो जाएगा, अर्थात उसमें कितने बॉक्स पैक हो पाएंगे, 90 बॉक्स पैक हो पाएंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये आपको आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, ऐसा प्रश्न है कि निश्चित एक आपसे पूछा ही जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या रहा है, कह रहा है किसी समलंब का परिमाप आपको दिया हुआ है। तो समलंब किस तरह का होता है, इस तरह का कोई आपको समलंब होता है, ठीक है। इसका परिमाप आपको दिया हुआ है कि जो इसका परिमाप है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो कितना है 58 है, ठीक है, 58 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। आगे कह रहा है कि इसको असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग, जो असमांतर भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं क्या है, असमांतर भुजाएं हैं, तो इनका जो योग है आपका 20 सेंटीमीटर है। इन दो भुजाओं का योग क्या है, 20 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है यदि इसका क्षेत्रफल 152 है, इसका क्षेत्रफल क्या है आपको 152 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आगे कह रहा है कि तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी, इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है, अर्थात क्या निकालना है आपको, लंब निकालना है, हाइट आपको निकालनी है। तो इसका नाम कुछ दे दीजिए, ठीक है ना, नाम दीजिए चाहे नहीं दीजिए। इसको हम मान लेते हैं कि ये ए भुजा है, ये बी भुजा है, ये सी भुजा है और ये डी भुजा है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसके परिमाप के बारे में बात करें, इसके परिमाप के बारे में, तो परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका योग होगा। और परिमाप आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 58 है, तो यहाँ पर जो इसका परिमाप है क्या है, आपको 58 दे दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर दो भुजाएं हैं, अर्थात बी और डी का योग है, बी और डी का योग है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। बी और डी असमांतर जो भुजाएं हैं इनकी योग कितना है, 20 है। तो बी और डी इनका और इनका योग कितना है आपका, 20 पता चल गया। तो यहाँ पर 20 प्लस लिख सकते हैं ना कि ए प्लस सी, आसानी से लिख सकते हैं। और ए प्लस सी है क्या, ये ए प्लस सी क्या है, समांतर भुजाएं हैं। ये क्या है आपको, समांतर भुजाएं हैं।
और ये जो आपको है असमांतर भुजाएं हैं, बी और डी, और वो समांतर भुजाएं हैं। तो यहाँ से आप समांतर भुजाओं को निकाल सकते हैं, अर्थात इसलिए ए प्लस सी क्या हो जाएगा, ए प्लस सी क्या हो जाएगा, इस 58 में से 20 घट जाएगा, 20 घटेगा तो क्या आएगा आपका 38 आ जाएगा, अर्थात समांतर भुजाएं 38 हो गई। यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है कि समलंब का क्षेत्रफल इतना है, तो समलंब का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं ना क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाएं कौन है, ए और सी हैं, अर्थात ए प्लस सी गुना शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या है, हाइट है, और हाइट को ही तो आपको यहाँ पर निकालनी है। तो ए प्लस सी आपको पता हो गया कि 38 है, जब 38 यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल भी आपको पता है कि कितना है 152 है, और ये हो जाएगा 1/2, और ये कितना है ए प्लस सी आपका 38 है, ये हो गया 38, और यहाँ पर एच तो एच आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, यहाँ इसे कैंसिल कीजिएगा तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में चला जाएगा, इसलिए एच क्या हो जाएगा 152/19, ये कितनी बार में जाएगा 8 बार में जाएगा, अर्थात उसकी हाइट कितनी है, शीर्षलंब कितना है 8 है, तो ऑप्शन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपको एक्सपीरियंस है तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी गणना आपको दिमाग में कर लेनी है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न ऐसा प्रश्न भी निश्चित है कि आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कब कह रहा है, कह रहा है किसी सम उत्तल बहुभुज। यहाँ पर सम उत्तल बहुभुज से आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर आपको इसको समझना है कि सम बहुभुज है। क्या है, आपको ये सम बहुभुज है, सम बहुभुज के बारे में कह रहा है कि सम बहुभुज, ठीक है, बस इससे आपको घबराना नहीं कि सम उत्तल बहुभुज, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण की माप 156 डिग्री है। तो यहाँ पर यदि बात किया जाए कि बहुभुज के अंतःकोण, सम बहुभुज के अंतःकोण, सम बहुभुज, सम बहुभुज के अंतःकोण, अंतःकोण क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको होता है 2n - 4/n × 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, n भुजाओं की संख्या है, n क्या है आपको भुजा है, n क्या है यहाँ पर भुजा होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है भुजाओं की संख्या निकालने की बात कर रही है। यदि यहाँ पर कोण निकालना हो तो भुजा दिया होगा कि उसकी कितना कोण होगा तो भुजा देगा, तो कोण निकाल लेंगे। यदि यहाँ पर भुजाओं की संख्या दिया होगा तो आपको निकाल सकते हैं कोण कितना बनेगा, और यदि कोण दिया है तो भुजाओं की संख्या भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको कोण दिया हुआ है कि ये कोण क्या है 156 डिग्री है, अर्थात 156 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 2n - 4, यहाँ पर बटा के n × 90। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, n को इधर लेकर के आइएगा तो क्या हो जाएगा 156 और n हो जाएगा, और यहाँ से इसे गुणा कीजिएगा तो 9 दूना के 18, 180 में हो जाएगा, और ये आपका 360 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये 156 छोटा है, उसको उधर ले जाइए, इसको इधर लेकर आइए, तो 180 में से 56 घटाइएगा तो कितना आएगा आपका 24 आ गया, ठीक है। ये हो गया 24n बराबर आपका 360 आ जाएगा। इसे कैंसिल कर दीजिए, 12 दूना के 24, 12 तिहाई 36, 30, इसे कैंसिल कीजिएगा क्या आएगा 15, अर्थात जो इस बहुभुज की भुजा कितनी है 15 है, अर्थात ये 15 भुजा वाला बहुभुज है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये भी आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर कहा है कि यदि एक समबाहुभुज की भुजा की संख्या n है तो इसकी सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि समबाहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतनी ही सममित रेखाओं की संख्या भी होती है। तो यहाँ पर n भुजाओं की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या बात कर रहा है n भुजाओं की बात कर रहा है, और पूछ रहा है कि सममित रेखाओं की संख्या, तो वो भी n होगी। यदि नहीं समझ में आता तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। तो मान लीजिए कि यह क्या है, आपको यहाँ पर आपको क्या है त्रिभुज है जिनके तीनों भुजाएं क्या है आपस में बराबर हैं, और यहीं पर मान लिया जाए कि यह एक वर्ग है, ठीक है, इसकी भी क्या है चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो इस त्रिभुज में यदि सममित रेखाओं की बात किया जाए, इस त्रिभुज में यदि सममित रेखाओं की बात किया जाए तो इसमें कितनी सममित रेखाएं होती हैं, 3 सममित रेखाएं होती हैं, 3 सममित आपको यहाँ पर रेखाएं होंगी। यहाँ ये एक सममित रेखा हो गई, ये एक सममित रेखा होगी, और ये एक सममित रेखा होगी, 3 सममित रेखाएं होंगी। तो इस समबाहुभुज की कितने भुजा है, 3 भुजा है, तो 3 सममित रेखाएं हैं। उसी तरह से ये वर्ग है, इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं 4 है, क्योंकि 4 भुजा है, ये भी क्या है समबाहुभुज है, इसकी सभी भुजा क्या है आपस में बराबर है, तो इसमें भी 4 सममित रेखाएं होंगी। कौन सी होंगी, देखिए ये डायगोनली हो जाएंगी 2 सममित रेखाएं, उसके बाद यहाँ से एक क्रॉस करेगी और एक यहाँ से क्रॉस करेगी। सममित का आने का कहने का अर्थ ये होता है
इसे हम लोग मोड़े तो एक दूसरे पर सभी भुजाएं क्या हो जाए, ओवरलैप करें, अर्थात ये भुजा इस पर ओवरलैप करे और ये भुजा उस पर ओवरलैप करे। ये भुजा इस तरह से ओवरलैप कर जाए तो एक सममित हो गई, इसको इस तरह से ओवरलैप करा दे तो दूसरी सममित हो गई। कोना कोनी इसे हम लोग मोड़े तो एक और सममित बन गया, और इस कोण से इसे मोड़े तो एक सममित बन गया। अर्थात कागज पर इस चाहे तो इसे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न, ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा प्रश्न भी आपको बार बार पूछा जाता है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई ये त्रिभुज है, इसकी भुजा एक दिया हुआ है कि 6.5 सेंटीमीटर है और अगली भुजा कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये भुजा आपकी 1 सेंटीमीटर है। कह रहा है जहाँ एक से एक धनात्मक संख्या है तो निम्न में से x का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। यहाँ पर न्यूनतम संभव मान के बारे में बात कर रहा है। तो आप एक बात हमेशा जानते हैं कि दुनिया का चाहे कोई भी त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग नहीं बल्कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। तो यदि यहाँ पर भुजा a प्लस b की बात किया जाए तो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगी, बड़ी होगी। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि यदि हम इनका योग कर दें, अपने मन में ही योग कर लेते हैं, ये 6.5 है प्लस 10 है तो हमेशा क्या होगा, x से बड़ा होगा। इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब ये बड़ा होगा तो x का क्या वैल्यू होगा, वो भी मिनिमम। x का क्या यहाँ पर पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू, कि मिनिमम वैल्यू क्या हो। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, x का मिनिमम वैल्यू कि ये सेटिस्फाई करे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बात और भी इसमें होता है, उसको भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, यहाँ पर तो आप इन दो भुजाओं के बारे में कर लिए, लेकिन यहाँ पर दूसरी भुजाओं को भी आपको चेक करना पड़ेगा कि यदि हम 10 और प्लस x को जोड़ें तो ये 6.5 से क्या हो, हमेशा बड़ी हो, या फिर हम लोग x और 6.5 को जोड़ें तो हमेशा क्या हो, 10 से बड़ा हो। वैसी संख्या आपको यहाँ आनी चाहिए। तो x के जगह पर क्या रह सकता है, इसी को आपको देखना है। तो ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में क्या संख्या है, 3.5 है। यदि हम x के जगह पर 3.5 रखते हैं तो ध्यान दीजिए इनका योग क्या है, 3.5 से बड़ा है, ये संभव है। लेकिन यदि हम यहीं पर जो 3.5 x का वैल्यू रखे, ये x का वैल्यू आपका 3.5 रखे और इसमें 6.5 में यदि हम जोड़ दिए, 6.5 में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या यह 10 इस 10 से बड़ा होगा। यहाँ पर ये भी तो काम करेगा ना कि इस दो भुजा का योग भी क्या हो, इस तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी हो। यदि हम x का वैल्यू यहीं पर 3.5 रख दें तो क्या ये संभव है, ये संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी इस दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी नहीं होगी। इसको और इसको जोड़िएगा तो 10 से बड़ा नहीं होगा, इसलिए ये मान क्या है, संभव नहीं है। अर्थात वो संख्या 3.5 से बड़ी होगी। 3.5 से बड़ी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ये है 2 है, जिसमें कि x का वैल्यू क्या कर रहा है, 4 रखने के लिए कर रहा है। 4 इसे रखिएगा तो ये 10.5 हो जाएगा, 10 से बड़ा हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा, जो कि 6.5 से बड़ा हो जाएगा। आप 4.5 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है कि न्यूनतम संभव मान क्या होगा। तो न्यूनतम मान ही आपको रखना है। यहाँ पर 2.8 भी आप नहीं रख सकते, यदि 3.5 से और भी छोटा है तो उसे तो वो इसी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि आपको किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न से देखते हैं, आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है और इनका अंतर क्या है। मैं तो इसे आसानी से बता सकता हूं कि ये सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या है और 9/10 में से आप इसे घटा सकते हैं 6/7। तो यहाँ से आप करिएगा तो 9 7 63 हो जाएगा और यहाँ से कीजिएगा तो 60 हो जाएगा और बटा के हो जाएगा 70। अर्थात आएगा क्या, 3/70। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है और ये इसका सही आंसर आ जाएगा। ये कैसे आएगा इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संख्याएं हैं दी हुई है 6/7, इनका अंतर कितना है, 1 का है। इसका अंतर 8 और 9 का अंतर कितना है, 1 का है। ये 9 और 10 का अंतर कितना है, 1 है। 7 और 8 का अंतर कितना है, 1 है। तो एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको भिन्न की संख्या हो और अंतर क्या हो, अंश और हर का 1 हो, क्या हो, 1 हो। कहने का अर्थ 1 ही नहीं हो, माने समान अंतर प्राप्त हो। यहाँ 2 2 2 है तो सब में 2 2 ही अंतर प्राप्त हो। 10 है तो 10 ही अंतर प्राप्त हो। सिर्फ एक कोई वैलिड नहीं है कि 1 ही हो, अर्थात समान अंतर प्राप्त हो। क्या हो, जो भी आपको संख्याएं भिन्न में दी हुई है उनमें यदि सब में क्या हो, समान अंतर प्राप्त हो तो आपको कुछ नहीं करना है। और इसमें एक बात और भी आपको याद रखना है कि हर क्या हो, हमेशा अंश से बड़ा हो। जो हर है ये क्या होता है, हर होता है ना। हर क्या हो, हमेशा अंश से बड़ा हो। हर क्या हो, आपको हमेशा अंश से बड़ा हो। तो उस स्थिति में
जो संख्या देखने में जितनी बड़ी है अर्थात जिस संख्या का हर जितना ही बड़ा है वो संख्या उतनी ही बड़ी होती है, और जिस संख्या का अंश जितना ही छोटा होता है वो उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ पर यदि हम अंश के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा अंश किसका है, 9/10 का, इसी का अंश क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो ये संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, ये संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और यहाँ पर 6/7, 6/7 है उसका अंश क्या है, सबसे छोटा है, सबसे क्या है, छोटा है। तो ये संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी, ये संख्या आपको सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ा ये हो गई, सबसे छोटा हो ये हो गई। यदि हम लाइन की बात करें तो सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये आपको आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बड़ा और छोटा आपको जब भी ऐसा प्रश्न देखिए तो उसका अंतर पहले देखिए कि अंतर क्या है। यदि अंतर समान है और उसका हर अंश से बड़ा हो तो उस स्थिति में जिसका अंश जितना बड़ा वो संख्या उतनी बड़ी होती है, और जिसका अंश जितना छोटा वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। तो मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, इस प्रश्न में कह रहा है कि इनका योज्य प्रतिलोम, यहाँ पर कह रहा है योज्य प्रतिलोम अर्थात एडिटिव इनवर्स निकालना है आपको, यहाँ पर एडिटिव इनवर्स। तो यदि हम यहाँ पर बात करें कि -2 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2 में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, इसको 0 कर दे, अर्थात यदि हम इसमें 2 जोड़ दें तो संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अर्थात -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, 2 हुआ, -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, 2 हुआ। तो यहाँ पर उसी संख्या को पूछ रहा है कि बताइए कौन सा इसका योज्य प्रतिलोम है एस का। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, जो एस है ना वो दो तरह की संख्याओं से मिलकर बना है, एक माइनस और एक प्लस से मिलकर के बना हुआ है। तो माइनस को एक साइड में रखिए और प्लस को एक साइड में रखिए। तो यहाँ पर हम देखिए प्लस को एक साइड में रखेंगे तो प्लस वाली संख्या 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, उसी तरह से आपकी 7 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, उसी तरह से आगे भी बढ़ेगी और आगे अंतिम संख्या क्या होगी, यहाँ पर 49 होगी। उसी तरह से यदि हम माइनस की बात करें, यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या 2 है, 4 है, 6 सब में माइनस है, तो माइनस हमने पहले ही बाहर कॉमन ले लिया है। इसको हम लिख सकते हैं 2 + 4 + 6 + 8 और ये कहाँ तक है, आपको 50 तक है। ठीक है, अब इन्हीं का आपको योग निकालना है, इसका योग निकालना है और इसका योग निकाल करके अंतर करना है। तो आप इसका योग कैसे निकालेंगे इसी पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर यदि आप योग करते हैं तो योग करने का फॉर्मूला होता है क्या, n/2, ठीक है ना, n/2। अब देखिए यहाँ पर n/2 होगा, उसके बाद फर्स्ट टर्म क्या होगा, आपको a + l होगा। l क्या है, लास्ट टर्म है, l क्या है, लास्ट टर्म है। ये आपका l क्या है, यहाँ पर मैं दूसरा पेन लेकर के लिख दे रहा हूँ, l जो यहाँ पर है वो लास्ट टर्म है। ठीक है, यहाँ पर ये l लास्ट टर्म है और a क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है यहाँ पर। और n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। ठीक है, आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उसी तरह से यही फॉर्मूला इसमें भी आपको यूज होगा। ये फॉर्मूला n/2 यहाँ पर जो होगा a होगा, l होगा। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या है, फर्स्ट टर्म है और l क्या है, लास्ट टर्म है और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ से हम लोग बात करें इसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स की, तो 1 से लेकर के 50 तक में नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 50 संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर 50 संख्याएं, लेकिन यहाँ पर क्या है, विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं कितनी होंगी, 25 होंगी, और सम संख्याएं कितनी होगी, 25 होंगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर n की जो वैल्यू हो जाएगी दोनों में क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप रख लीजिए, ये 25/2 हो जाएगा। इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और लास्ट टर्म क्या है, आपका 49 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर बात करें तो इसमें भी कितनी संख्याएं होंगी, 25 हो जाएंगी। अर्थात 25/2 फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, और लास्ट टर्म क्या है, आपका यहाँ पर 50 है। और इसी को आपको कैलकुलेट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 50 हो जाएगा, 50 2 से कट जाएगा 25 बार में, अर्थात ये हुआ क्या, 25 गुना आपका 25 हो गया। उसी तरह से यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 25। अब 52 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 26, अर्थात ये 25 गुना 26 हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको आसानी से समझ आ रही है। ये आपका 26 है। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है ना, तो 25 को क्या कीजिए, आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। जब 25 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 25 बचेगा, और यहाँ पे 26 बचेगा। 25 में से 26 को घटाइएगा तो -1 बचेगा, अर्थात यहाँ क्या हो गया, माइनस बच गया। अर्थात संख्या आपको क्या प्राप्त हो गई, -25 प्राप्त हुई। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, इसका योज्य प्रतिलोम। यहाँ पर क्या निकालना है, -25 का योज्य प्रतिलोम। तो -25 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसमें से कौन सी संख्या है जिसको हम लोग जोड़े तो 0 प्राप्त हो। अर्थात यदि हम इसमें 25 जोड़े तो
तो क्या हो जाएगी, संख्या 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा योज्य प्रतिलोम, ऑप्शन नंबर 4 होगा और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना हो तो उसको बस उसकी साइन को उलट दीजिए। तो ये माइनस साइन है ना, तो इसको प्लस साइन में कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा, उसका योज्य प्रतिलोम है। यदि यहाँ पर 25 होता प्राप्त होता तो जो इसका -25 क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम अर्थात एडिटिव इनवर्स प्राप्त हो जाता। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न कह रहा है कि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है और d बराबर इतना है, तब a b c d का मौसम अर्थात HCF निकालना है। तो बहुत ही आसान है HCF निकालना। HCF एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी ऐसा प्रश्न आए और कहे कि HCF निकालिए, तो HCF के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है, लोअर पावर देखना है। क्या करना है आपको, लोअर पावर देखना है, जिसका लोअर पावर होगा वही उसका HCF होगा। यदि यहीं पर आपसे एलसीएम के बारे में बताया कि एलसीएम बताइए, तो उस स्थिति में आपको हायर पावर लेना है। क्या करना है आपको, हायर पावर लेना है, हायर पावर आपको लेना है एलसीएम के लिए और एचसीएफ के लिए लोअर पावर। तो इनको अब ध्यान में देखिए कि ये क्या है, संख्याएं दी हुई यहाँ पर दिया हुआ है कि ए इतना है, बी उतना है, सी उतना है। तो जितने इसके गुणा वाले पार्ट है अर्थात अलग अलग 3 के पावर में है, 5 के पावर में, 7 के पावर में है, तो यहाँ हम लोग 3 के पावर में विचार करेंगे। तो 3 का सबसे लोअर पावर क्या है, यहाँ पे यदि हम एचसीएफ निकालें इन संख्याओं का एबीसी का, तो 3 का सबसे लोअर पावर क्या है, ध्यान दीजिए, ये 3 का पावर 129 है, 128 है, 127 है और आगे भी 127 है। तो सबसे लोअर पावर क्या है, 127 है। तो सबसे लोअर पावर ही हमको लेना है एचसीएफ में, ठीक है। अब गुना कराना है। अब 5 में हम लोग देखेंगे, 5 में सबसे लोअर पावर किसका है, देखिए यहाँ पर 128 है, 129 है, 129 है और उसमें 128 है। तो इसका लोअर पावर क्या हो जाएगा, 5 के पावर 128 हो गया। और उसी तरह से हम 7 में देखें तो 7 में सबसे लोअर पावर क्या है, देखिए यहाँ पावर 22 है, यहाँ 21 है, यहाँ 23 है, वहां 24 है। तो सबसे लोअर पावर क्या है, 21 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 के पावर 21 और यही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, 3 के पावर 127, 5 के पावर 128 और 7 के पावर 21, ऑप्शन नंबर 2 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी समझ में आ गया होगा। यदि यहीं पर आपसे एलसीएम पूछता तो उस स्थिति में क्या आप करते, हायर पावर लेते, जिसका जितने अधिक हायर पावर होगा वही उसका एलसीएम होगा। तो सबसे हायर पावर क्या हो जाता है, यहाँ पर 3 के पावर 129 हो जाता, गुना 5 का सबसे हायर पावर 129 हो जाता, ठीक है। तो 5 के पावर 129 हो जाता इंटू 7 का सबसे हायर पावर 24 है, तो 7 के पावर 24 हो जाता। तो मैं आशा करता हूं कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, ये भी आपको बहुत ही आसान प्रश्न है, आसानी से निकाल सकते हैं। आपको क्यूब रूट करा है कि इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट का मान क्या होगा, यहाँ पर आपको आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्यूब रूट दिया हुआ है तो दोनों को हम लोग एक ही में कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही क्यूब रूट है। यहाँ पर क्या है, ये आपका -23 है ना, आपका 2300 बल्कि लिखा हुआ है और बल्कि यहाँ पर लिखा है आपको 5290, ठीक है। बस इतनी संख्या आपको लिखी हुई है, ध्यान दीजिए। इसे हम लोग चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 23 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ -23 है ना, ये -23 हो गया। ये आपको कितना है, ये आपका 500 आपको 29 है, 529 है गुना 1 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ कहने का अर्थ क्या हुआ, 10 के पावर 3 है अर्थात 1000 है, तो 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। ये 529 क्या होता है, 23 का वर्ग होता है, ये 23 का क्या होता है, वर्ग होता है। तो 2 23 इसमें है, 1 23 ये है, 3 23 यहाँ पर हो जाएंगे और 10 3 यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 3 का पेयर लेते हैं, तो 3 में से 1 को निकालेंगे बाहर क्यूब में, तो यहाँ पर आपको 23 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर 3 10 है, तो इसमें से 10 बाहर निकल जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, 230 आ जाएगा। 230 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका 3 है और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न कर रहा है कि ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 3 दिया हुआ है और सी का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि 2 के पावर ए के पावर बी सी यहाँ पर है, 5 के पावर बी उसके पावर ए सी। तो ध्यान दीजिए जब पावर इस तरह से आपको ब्रैकेट में होते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सी का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 किसी से भी गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबका क्या करेगा, 0 कर देगा, अर्थात 2 के पावर यहाँ पर 0 हो गया। उसी तरह से 5 में भी क्या है, इसी तरह का है पैटर्न, तो उसमें भी 5 के पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आप तो जो बात जानते हैं कि चाहे दुनिया की कोई भी संख्या हो उसका पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, अर्थात 1 बटा 1 बराबर क्या हो गया, 1। तो कौन सा ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर 3 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल बने रहिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।